मैं डॉक्टर नीलम शर्मा, फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाई हूँ। कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम नॉर्मली हम इसे रिस्ट पेन भी बोलते हैं, लेकिन मेडिकल टर्म में कार्पल टनल सिंड्रोम क्यों बोलते हैं? रिस्ट पेन, नॉर्मली इसमें रिस्ट पेन होता है, नम जो रिस्ट है वो नम हो जाती है, टिंगलिंग सेंसेशन रहता है। कार्पल टनल इसलिए बोलते हैं, हमारे ये जो रिस्ट का पोर्शन है, इस वो इन बोन्स का नाम 8 बोन्स होती हैं, उनको कार्पल्स बोलते हैं। जब भी कोई ओवर एक्सर्ट एक्टिविटी से ये कार्पल टनल सिंड्रोम इन्फ्लेम्ड हो जाती है, और इस इन्फ्लेम्ड होने की वजह से, उसमें सूजन आने की वजह से, एक नर्व होती है मीडियन नर्व। इट स्टार्ट फ्रॉम द नेक, और वो यहाँ से होते होते कार्पल टनल को क्रॉस करते फिंगर्स तक एंड होती है। अब यहाँ पर टनल में सूजन आने की वजह से यहाँ पर जो नर्व है वो प्रेस होना शुरू हो जाती है, दबना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन को कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जिसमें शार्प शूटिंग पेन रहता है, ऐसा पिंचिंग पेन रहता है क्योंकि नर्व इन्वॉल्व होती है, टिंगलिंग सेंसेशन रहता है, झंझनाहट फील होती है, और रिस्ट ऐसा लगता है कि नम है या उसमें जान ही नहीं है। और जो रिस्ट का पेन है वो ऊपर फोर आर्म तक जा सकता है, एल्बो तक भी जा सकता है, सीवियरिटी होने के साथ साथ कंधे तक जा सकता है। तो कभी कभी इतनी सीवियरिटी होने के साथ साथ हमें ये पता नहीं लग पाता ये रिस्ट पेन है, रिस्ट की वजह से पेन हो रहा है, या एल्बो की वजह से पेन हो रहा है, या कंधे की वजह से पेन हो रहा है। ये पूरे हाथ में ट्रेवल कर सकता है पेन। तो इसका अगर हम टेस्ट करें, हम सेल्फ टेस्ट भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है? रिस्ट का बेस जो होता है, रिस्ट के बेस पर हमें प्रेस करना है, और 30 सेकेंड होल्ड करके रखना है। जब 30 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे तो हमें जो सिम्टम्स हैं, टिंगलिंग, नमनेस, वो इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। पूरे हाथ में वो नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन ट्रैवल करेगा और फील होगा। तो ये टेस्ट पॉजिटिव है। उसके बाद भी अगर डाउट रहता है कि नहीं, टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद भी हम चाहें तो एनसीवी करा सकते हैं। नर्व कंडक्शन टेस्ट होता है, उसमें काफी हद तक क्लियर हो जाता है कार्पल टनल सिंड्रोम। अल्ट्रासाउंड है, वो भी करा सकते हैं। एक्सरे से हम दे सकते हैं स्वेलिंग कहाँ पर एग्जैक्टली है। अगर हम एक्सरे देखेंगे तो स्वेलिंग वगैरह जो है रिस्ट के अराउंड दिखाई देगी। अब ये होता क्यों है? मेनली देखा गया है कि ओवर एक्टिविटी अगर हो जाती है रिस्ट की, इसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। ओवर एक्टिविटी जैसे फॉर एग्जांपल राइटिंग हो गया, अगर बहुत ज्यादा देर तक लिख रहे हैं, अगर लैपटॉप पे बैठ के हम माउस का यूज करते हैं तो रिस्ट एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। जो लोग पियानो प्ले करते हैं, गिटार प्ले करते हैं, उनमें भी कार्पल टनल सिंड्रोम देखा गया, क्योंकि ये प्योरली रिस्ट मूवमेंट है। उसके बाद जो राइडर्स होते हैं, जैसे जो आजकल आप देख रहे हैं जोमेटो, स्विगी, और ये डोमिनोज वगैरह वाले जो राइड करते हैं, उनका रिस्ट मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। बाइक राइडर्स होते हैं, उनमें भी कार्पल टनल सिंड्रोम देखा गया है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम, डायबिटीज हो गया, डायबिटीज में के काफी केसेस में से ये सीपीटी देखने को मिलता है। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, कोई इंजरी है रिस्ट को, तो उनमें ये कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है। अब जो पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिनके सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया या फिर डायबिटीज हो गया, ये अंडरलाइन कॉज को अगर हम ट्रीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कार्पल टनल सिंड्रोम भी ट्रीट हो जाएगा। लेकिन प्राइमरी रीजन है जिनका, जो बाइक राइडर्स हैं, गिटार प्ले हैं, तो अब उनके केस में क्या होता है कि हमें कुछ एक्सरसाइजेस और मसल स्ट्रेंथन करना होता है। एक्सरसाइज और मसल स्ट्रेंथन तो हमें डायबिटीज और रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में भी करना होता है। लेकिन समहाउ ये डिजीज अगर हम कंट्रोल करेंगे तो ये में थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर यही रीजन है कि आप उसको ओवर यूज कर रहे हैं रिस्ट को, तो हमें मेनली फोकस जो मसल स्ट्रेंथनिंग है और स्ट्रेचिंग पर देना होता है। कुछ डोंट एंड डूज भी आते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम में, जो हमें नहीं करने चाहिए। जब भी पेन होता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा जर्की मूवमेंट ये सब करना शुरू कर देते हैं, वो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस साइड कार्पल टनल सिंड्रोम हुआ है, जिस साइड ये प्रॉब्लम हुई है, उस साइड हमें
जैसे हम हाथ पे सर रखकर सो जाते हैं, या फिर वेट उठाने लगते हैं, ये सब भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। और कार्पल टनल सिंड्रोम में हमें ध्यान ये भी रखना चाहिए, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, ओवर यूज हो रहा है रिस्ट का, कुछ टाइम के लिए हमें उसे बंद करना पड़ता है। कुछ ऐसे सपोर्टिव डिवाइस भी आते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम में, लाइक रिस्ट बैंड वगैरह, इस टाइप की कुछ सपोर्टिव डिवाइस आती है। हम उसे यूज करके अपनी जो जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिन कामों को, उस रिस्ट बैंड को यूज करके हम कर सकते हैं। और जो कार्पल टनल सिंड्रोम है काफी पेनफुल रहता है। तो जब भी आपको लगे कि रिस्ट में पेन हो रहा है, रीजन ये है, तो हमें इससे आइस मसाज करनी चाहिए, आइस पैक लगाना चाहिए। और जब भी थोड़ा सा 5-6 दिन हो जाए आइस पैक के लिए, तो कॉम्बिनेशन थेरेपी पर हम शिफ्ट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन थेरेपी क्या होगी? आपको एक वाटर बोल लेना है, जो कि या तो आप उसमें आइस वाटर ले सकते हैं, नॉर्मल भी ले सकते हैं। और एक बोल लेंगे जिसमें आपका वार्म वाटर होगा, जिसे आप सहन कर पाए, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। क्या करना है? पहले हमें रिस्ट जो फोर आर्म तक डिप होना चाहिए, इतना डेप्थ होनी चाहिए बोल की। फोर आर्म तक आप डिप करेंगे फॉर 3 मिनट्स, 3 मिनट्स के लिए आप डिप करेंगे। जैसे ही 3 मिनट्स हो जाए, फिर आपको फोर आर्म तक ये अपना ये जो आइस वाटर रखा है उसमें डिप करना है, 1 मिनट या 2 मिनट के लिए। तो ये जो रेशियो होगा, 3:1 और 3:2, ये 15 मिनट तक ये साइकिल चलती रहेगी। फर्स्ट वार्म वाटर, देन आइस वाटर, वार्म वाटर, आइस वाटर, वार्म वाटर 3 मिनट, आइस वाटर 2 और 1 मिनट। ये 15 मिनट से जब हम साइकिल करेंगे, आपको जब हीट से शुरू आपने किया है, आप उसे हीट पर ही खत्म करेंगे। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए कार्पल टनल सिंड्रोम के केस में। ये जो प्रोसेस है आप दिन में 3 बार कर सकते हैं। पहले आपको आइसिंग करनी है 3 से 4 दिन, फिर आप शिफ्ट करेंगे इस कॉम्बिनेशन थेरेपी पर। जब ये आप प्रोसेस आइसिंग भी आप 3 से 4 बार ही करेंगे, 10-10 मिनट के लिए या 7 to 10 मिनट्स के लिए, दिन में 3 से 4 बार। और ये कॉम्बिनेशन थेरेपी भी दिन में 3 से 4 बार करेंगे। उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपको बताती हूँ कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं जो आपको करनी है। आ, ये प्रॉब्लम क्यूरेबल है और बहुत अच्छे से क्योर हो जाती है, पेन लेस हो जाती है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है इसे ट्रीट करना, बिकॉज नर्व इन्वॉल्वमेंट इज देयर। तो नर्व का प्रेशर हटाने के लिए हमें थोड़ा सा इसको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी होती है। तो जो मैं एक्सरसाइज बताऊं आपको, हर कॉम्बिनेशन थेरेपी के बाद और हर आइस पैक के बाद करना है। तो जो एक्सरसाइजेज हैं, फर्स्ट बताती हूँ मैं आपको, वार्म अप एक्सरसाइज। वार्म अप एक्सरसाइज कैसे करेंगे? आप एल्बो को सपोर्ट देते हुए आप कुछ भी कुशनिंग देंगे, चाहे आप वो उसे टाल से दे सकते हैं या फिर आप तकिया भी रख सकते हैं, ये एल्बो के नीचे इस तरीके से। रिस्ट को बिल्कुल सीधा करेंगे और मूवमेंट करेंगे इस तरीके से। थोड़ा पेनफुल होगा, अगर ये पेनफुल है तो आप रिस्ट मूवमेंट कम कीजिएगा, मतलब ऐसा नहीं है आपको पूरा 90 डिग्री ले जाना है या फिर पीछे की तरफ बिल्कुल ही। जितना आप पेन फ्री करेंगे उतना ठीक रहेगा। वार्म अप मूवमेंट करेंगे आप 20 से 25 बार इस तरीके से। वार्म अप मूवमेंट करने से क्या होता है, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेंथिंग है, उसके लिए रेडी होते हैं। डायरेक्टली हम उसे करेंगे तो मसल्स पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो ये आपको मूवमेंट करने हैं 20 से 25 इस तरीके से। उसके बाद रिस्ट को घुमाएंगे, 20 से 25 मूवमेंट्स ये भी करने हैं आपको। फिस्ट भी बना सकते हैं। इससे जो नर्व है, बोन से सारी ग्लाइड्स होती हैं, मूवमेंट होता है प्रॉपरली। उल्टा घुमाएंगे, 20 से 25 मूवमेंट ये भी करेंगे। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है इनिशियली, जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे, 3 से 4 दिन हो जाएंगे, 1 वीक हो जाएगा,
तो जब ये बोन्स ओपन होना शुरू हो जाएंगे, आपका मूवमेंट भी फ्री होने लग जाएगा, और ये जो आपको स्टिफनेस टाइटनेस ड्यूरिंग मूवमेंट हो रहा है वो कम होना शुरू हो जाता है, रिस्क फ्री होना शुरू हो जाती है। ये इस तरीके से मूवमेंट करेंगे। ठीक है, ये दो मूवमेंट हो गए। आपने फ्लेक्शन एक्सटेंशन किया रिस्ट का, देन आपने रोटेशन किया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद साइड, साइड के लिए क्या करेंगे, आप किसी प्लेन सरफेस या फिर आप रिस्ट को ऐसे पकड़ सकते हैं इस तरीके से, और ये साइड वाले मूवमेंट करेंगे, लेफ्ट एंड राइट। 1 2 3 4 5 6 20 to 25 मूवमेंट्स करेंगे। ये हो गए वार्म अप मूवमेंट्स। वार्म अप मूवमेंट्स को फ्रेंड्स कभी भी स्किप नहीं करना है। किसी भी एक्सरसाइज से पहले, किसी भी जॉइंट एक्सरसाइज से पहले वार्म अप मूवमेंट बहुत जरूरी होते हैं, और स्पेशली जब नर्व इम्पेचमेंट हो रहा है तो डायरेक्ट आप स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग पे नहीं आ सकते। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से सीधा करना है आपको, और दूसरे हाथ से आपको ये मिड हैंड अपना पकड़ना है और नीचे ले जाना है, जितना आप नीचे ले जा सकते हैं। स्ट्रेच को फील कीजिए, स्ट्रेच को फील करते हुए इसको होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। 10 काउंट्स होल्ड मैंने मैक्सिमम बताया है, अगर आप 3 कर सकते हैं, 3 तक गिनकर आप रोक सकते हैं, 5 तक, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 बार करना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, last। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। अभी इस स्ट्रेच को ऊपर की तरफ करना है, इस तरीके से फील कीजिए स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गए स्ट्रेच। और एक एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, आपको इस तरीके से रिस्ट को, ये थोड़ा पेनफुल रहता है, अगर नहीं हो रही है आपसे तो इसे स्किप कर सकते हैं। और अगर बहुत माइनर है प्रॉब्लम, या जस्ट इनिशिएट हुई है और इतना पेन नहीं हो रहा है, तब आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और जिनको बहुत ज्यादा पेन है ये एक्सरसाइज करते हुए, वो अवॉइड करेंगे एक्सरसाइज। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं बताने जा रही हूँ, अगर इस एक्सरसाइज को करते हुए आपको पेन ज्यादा फील हो रहा है तो आप इसे नहीं कीजिएगा। ये आपको इस तरीके से लिस्ट को अपोजिट ये फ्लेक्स करते हुए और ज्वाइन करना है आपके नकल्स को, और प्रेशर देना है एक दूसरे से, और होल्ड करना है 5 काउंट्स तक। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर प्रेशर, जब मैं काउंट कर रही हूँ इट मीन्स मैं प्रेशर दे रही हूँ,
काउंटर प्रेशर दे रही हूँ। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ठीक है, थोड़ा सा शोल्डर मूवमेंट करेंगे। ओके, उसके बाद कुछ स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस हैं। उसके लिए क्या करेंगे आप? स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज के लिए या तो कुछ स्पंज बॉल भी ले सकते हैं, या फिर इस तरीके से टाल भी ले सकते हैं। ये हैंड टाल है, छोटा सा टाल, आप ये भी ले सकते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, इससे आप अगर बॉल लेते हैं तो स्पंज बॉल आती है, स्माइलिंग बॉल होती है, उसका भी यूज कर सकते हैं इस टावल की जगह। और एक बॉल आती है फ्लेमिंगो की, अमेजोन से आप परचेज कर सकते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट कलर में होती है, लेकिन इस कलर के, इस प्रॉब्लम के लिए आप रेड कलर की बॉल परचेज कीजिएगा। तो क्या करना है, और जिनके पास नहीं है वो इस तरीके से टाल भी यूज कर सकते हैं। जितना वो ग्रिप ले सकते हैं उतनी टाल का ग्रिप लेंगे, और इस तरीके से आप पकड़ेंगे और प्रेशर देंगे, प्रेस करेंगे टाल को या बॉल को, हम होल्ड करके रखेंगे इसको। जितना आप प्रेशर देंगे, आपको इस पॉइंट पर पेन फील भी हो सकता है, लेकिन फिर प्रेशर को कम करना है। होल्ड करना है 10 काउंट्स तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। जब मैं काउंट कर रही हूँ इट मीन्स मैं इस टावल को प्रेस कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। 5 to 7 मूवमेंट्स करेंगे, और जिनको बहुत कंफर्टेबल है, कोई पेन नहीं हो रहा है, तो 10 सेट तक जा सकते हैं। 10 काउंट तक आपने इसको होल्ड करके रखना है, और 10 सेट तक जा सकते हो। जिनको पेन है वो 5 to 7 सेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो टाल है ये हमने एक बता दिया, तो आप टाल से आप कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को, नहीं तो आप बॉल परचेज कर सकते हैं। अब ये तौलिया है, एक प्लेन पर रखेंगे इस तरीके से। मैंने इस प्लेन सरफेस पे रखी हुई है, आई थिंक विजिबल होगा आप लोगों को। और इस तरीके से इस तरीके से हाथ को रखते हुए फिंगर से इसको हमें स्क्वीज करते हुए ले जाना है। थोड़ा सा होल्ड करेंगे एंड देन रिलैक्स। फिर से ये मूवमेंट्स करेंगे 20। 3 4। जितना आप टाल को अपने फिंगर्स में ग्रैब कर सकते हैं उतना ग्रैब करते हुए मूवमेंट करेंगे। 5 6 7 8 9 10। 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से ये मूवमेंट करेंगे तौलिया से। ओके, क्लियर। तो ये एक्सटेंडिंग एक्सरसाइजेस हैं, और मैं कुछ और भी एक्सटेंडिंग एक्सरसाइज बता रही हूँ आपको। इस तरीके से कोई भी आप
बॉटल या कुछ भी ले सकते हैं जिसमें आप पानी भरेंगे, या तो ये 500 ml की होगी या 1 लीटर आप ले सकते हैं, जैसे कंफर्टेबल हो। लेकिन मैं आपको इनिशियली सजेस्ट करूंगी आप 500 ml की ही लीजिए। तो क्या करना है उससे, इस तरीके से आपको रिस्ट को रेस्ट देना है किसी टेबल पर या किसी चीज पर। ये आपका 90 डिग्री शोल्डर होना चाहिए और 90 डिग्री एल्बो होनी चाहिए, इस तरीके से, ठीक। और ये सपोर्ट देंगे, इसके लिए आप नीचे अगर कोई टेबल है या कुछ प्लेन सरफेस है, इस तरीके से आप रख सकते हैं। हवा में नहीं करना है ये मूवमेंट, ठीक है। इस तरीके से, जैसे मेरे पास टेबल है तो मैंने सपोर्ट लिया हुआ है पूरा, और रिस्ट को आप अप एंड डाउन करेंगे, ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन करेंगे। पानी भरा हुआ है। हाँ, अगर जैसे ये इसकी ग्रिप नहीं हो पाएगी क्योंकि ये बॉटल थोड़ा सा, ये आप कोई पतली बॉटल ले सकते हैं, इस तरीके से। अगर डंबल है तो डंबल भी यूज कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से 1 2 3 4 5। इसी तरीके से रोटेशन भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 more। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इजी, ओके। और ये हुई आपकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। मैंने फर्स्ट बताई वार्म अप एक्सरसाइजेस, फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, और फिर लास्ट में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। अभी क्या है, अब नर्व जो प्रेस हो गई है कार्पल टनल सिंड्रोम जिसकी वजह से, उस नर्व का मोबिलाइजेशन करना भी बहुत जरूरी है, उसको रिलीज करना भी बहुत जरूरी है। इसको न्यूरोडायनेमिक्स बोलते हैं। क्या करना है आपको, इस तरीके से आपको 90 डिग्री शोल्डर एल्बो फ्लेक्स करते हुए हथेली को बाहर स्ट्रेच करना है, ओके। तो ये नर्व स्ट्रेच हो जाती है, जिसे हम मीडियन नर्व बोलते हैं। हमारे आर्म्स में 3 मेजर नर्व होती हैं, अल्नार नर्व, मीडियन नर्व एंड रेडियल नर्व। तो जो मेजर नर्व, इन सब में जो सबसे ज्यादा बड़ी नर्व है, या फिर हम बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट तो नहीं बट बहुत ही मेजर नर्व है, मीडियन नर्व, वो प्रेस होती है, तो उसका हम न्यूरोडायनेमिक्स करने वाले हैं। तो क्या करना है आपको, इस तरीके से आपको पोजीशन करनी है अपने हाथ को, शोल्डर 90 डिग्री, एल्बो फ्लेक्शन 90 डिग्री, और रिस्ट आउट स्ट्रेच, और आपको नेक मूवमेंट करना है 10 से 15 बार। जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी लगता है, कोई स्ट्रेचिंग नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिनको प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी भी, अगर मीडियम नर्व का स्ट्रेच करे, थोड़ा सा टिंगलिंग पेन या कुछ हो सकता है, जो कि आपके कंफर्ट जोन में ही रहेगा। अगर कंफर्ट जोन में नहीं रहता है तो नहीं करना है, और रहता है तो आप ये मूवमेंट न्यूरोडायनेमिक्स करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 to 15 मूवमेंट्स करेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आप करेंगे, जैसे आपने कॉम्बिनेशन थेरेपी किया या आइसिंग किया दिन में 3 से 4 बार, उसके बाद ये सारी एक्सरसाइज करनी है, वार्म अप, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, और ये नर्व मोबिलाइजेशन। और जो भी एक्टिविटी आप ओवर यूज कर रहे हैं रिस्ट का, उसको कम कर दीजिए। अगर नहीं अवॉइड कर सकते आपको, लाइक ऑफिस में जाके काम करना ही करना है, किसी को पियानो या कुछ आपको सिखाना ही सिखाना है, तो आप इसके लिए कुछ ऑर्थोपेडिक डिवाइस, सपोर्टिव डिवाइस आती हैं, जैसे रिस्ट बैंड टाइप होता है, तो क्या करती है वो ओवर यूज नहीं होने देती,
मसल्स को और नर्व को एक तरीके से बांध के रखती हैं, तो इतना मूवमेंट नहीं होता है, तो प्रॉब्लम कुछ हद तक कम या अवॉइड की जा सकती है। और बहुत ज्यादा सीवियरिटी है तो फिर आपको रेस्ट लेना ही पड़ेगा। तो बस ये आज का टॉपिक था, कार्पल टनल सिंड्रोम। आपको इस बारे में कुछ भी क्वेश्चन करना है तो आप पूछ सकते हैं। इवन और कोई भी टॉपिक है उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है फ्रेंड्स तो पुटअप कीजिए। नीलम जी, ये जो आज का टॉपिक है, ये अर्थराइटिस के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। तो क्या मिसकंसेप्शन होता है कि हमको अर्थराइटिस है या कार्पल सिंड्रोम है? हाँ, अगर जैसे मैंने बताया था, अगर रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है, इसमें क्या होता है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस में हर जॉइंट में पेन रहता है, वो एक सिंगल जॉइंट रिस्ट जॉइंट तक नहीं रहता है। आपको फिंगर्स में पेन होगा, आपको नी में भी पेन होगा, नेक में भी पेन रहेगा। तो अगर आपको उस रिस्ट पेन के अलावा कहीं और भी जॉइंट में पेन है, तो आप इसे डिफरेंशिएट डायग्नोस कर सकते हैं कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम है, लेकिन रीजन जो है वो रिमेटॉइड अर्थराइटिस है। जब हम रिमेटॉइड अर्थराइटिस को ट्रीट करेंगे, उस अर्थराइटिस को ट्रीट करेंगे, ऑटोमेटिकली कार्पल टनल सिंड्रोम का पेन भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, उसका पेन कभी भी सिंगल जॉइंट में नहीं रहता, वो हमेशा किसी और जॉइंट में भी रहेगा। और उसके लिए अगर और क्लियर होने के लिए हम ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं, जिसमें आर ए फैक्टर चेक किया जाता है। अगर आर ए फैक्टर आपका बढ़ा हुआ है, इट मीन्स वो पेन रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं कि ये सोनली कार्पल टनल सिंड्रोम है या कार्पल टनल सिंड्रोम किसी और पैथोलॉजी के साथ है। सिमिलरली डायबिटीज में ये बहुत कॉमन होता है कि पेन होना, और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी कार्पल टनल सिंड्रोम होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट डायग्नोस कर सकते हैं। जी, थैंक यू नीलम जी। और ये जो आपने कार्पल टनल सिंड्रोम बताया है, ये नाइट टाइम में ज़्यादा एक्टिव रहता है या उस टाइम पे ज़्यादा इसके जो सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं? ये जो कार्पल टनल सिंड्रोम है, वैसे तो कांस्टेंट पेन रहता है, ये इसका बहुत अनकंफर्टेबल पेन रहता है। लेकिन कभी कभी रेस्टिंग में, ड्यूरिंग स्लीपिंग और नाइट पेन ज्यादा होता है। इवन मॉर्निंग में पेन ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि रेस्ट जॉइंट है वो रेस्ट पर ही रहता है। तो नाइट पेन, पेन तो पूरे दिन पूरी रात ही रहता है। नाइट पेन सीवियरिटी के साथ होना शुरू हो जाता है कि पेशेंट सो भी नहीं पाते। ये हम कह सकते हैं कि रात में इसका जो पेन है वो सिम्टम्स ज्यादा अराइज होते हैं। तो उस ड्यूरेशन में हीलिंग के लिए या उस पेन को कम करने के लिए पेशेंट्स क्या कर सकते हैं? अगर नाइट में पेन हो रहा है तो आप थोड़ा सा जैसे आप अगर सो रहे हैं, नींद आपकी खुल गई है, तो ये एक तो मैंने बताया कि आप ये कॉम्बिनेशन थेरेपी कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन थेरेपी के बाद आप रिस्ट को थोड़ा सा ट्रैक करेंगे। ट्रैक, जब मैं ये मूवमेंट कर रही हूँ तो रिस्ट में एक स्पेस बन रहा है, तो कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होता है, वो प्रेशर कम हो जाता है। इस तरीके से आप ट्रैक करेंगे। बहुत ज्यादा ट्रैक्शन नहीं देना है। आप ये ट्रैक्शन करेंगे 20 से 25 बार, 30 बार, तो कुछ हद तक आपका पेन कम हो जाता है। और अगर नहीं भी होता है, इमरजेंसी कंडीशन है, पेन नहीं कम हो रहा है, तो आप फिर उस टाइम में आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। लेकिन अगर इंट्रैक्शन करेंगे तो आपको कुछ हद तक पेन, और हाँ, आजकल एसी एक्सपोजर बहुत हो रहा है। जब भी कुछ भी जॉइंट पेन है या कुछ भी पेन है, तो उस आप एक्सपोजर को कम कर लीजिए, उस पार्ट को कवर करके रखिए। और उसके ऊपर कुछ चीज अप्लाई कर सकते हैं हम? ऑइंटमेंट, हाँ, अगर आपको लगता है कि वैसे ऑइंटमेंट इस शॉर्ट टर्म रिलीफ देगा आपको। अगर आपको अप्लाई करना है तो जो ये कॉम्बिनेशन थेरेपी और हीट थेरेपी मैंने बताई है, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा, उससे पहले नहीं। और जब आप ये ऑइंटमेंट अप्लाई करें, कुछ भी आप, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रही हूँ, कोई भी ऑइंटमेंट अप्लाई करने के बाद उसको आपको कवर करके रखना है, ओपन नहीं करना है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है। आपको एसी नहीं तो फैन तो चाहिए ही होगा। आधे घंटे के लिए आप कवर करके रखेंगे, बहुत टाइटली नहीं, आपको क्रैप बैंडेज या कुछ बांधना है।
बस आप उसको कवर करेंगे 30 मिनट्स के लिए, तो जो उसकी हीट है वो वहां पर मेंटेन रहेगी और कुछ पेन और इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, बट नॉट आइस बहुत कर ही। सकते, आइस पैक। आइस पैक आप लगा सकते हैं, लेकिन आइस पैक है जब भी आपको लगे रिस्ट पेन हो रहा है तो 3 से 4 दिन तक ही आइस पैक लगाना है। लेकिन अगर लंबे टाइम तक ये प्रॉब्लम है तो यू कैन स्विच दी आइस पैक टू, ये कॉम्बिनेशन थेरेपी मैंने जो बताया है वही करेंगे आप। क्योंकि कभी कभी आइस पैक लॉन्ग टाइम तक इन्फ्लेमेशन कम तो करेगा, लेकिन जो उसका सूजन वगैरह ये सब इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, पेन कभी कभी किसी को ज्यादा बढ़ जाता है सिर्फ आइस पैक से। जी थैंक यू नीलम जी, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए। और फ्रेंड्स, आपका भी कोई प्रश्न है तो अपने हैंड रेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन है आप पूछिए, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आप पूछ सकते हैं। नीलम जी, जैसे कि ये हम पेन से ही जान सकते हैं कि हमारा ये डिसऑर्डर है कि और कुछ दूसरा साइन है इसका? कार्पल टनल सिंड्रोम का और कोई सिम्टम्स बताकर, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आई सचिन। जैसे कि बस हमारे कोई पार्ट पे पेन है तभी हम जान सकते हैं कि ये डिसऑर्डर, मतलब यही प्रॉब्लम है हमारा, कि और दूसरा कुछ साइन है, या बाद में उसका कुछ दूसरा इफेक्ट आता है बॉडी में? कार्पल टनल सिंड्रोम का ओवरऑल तो कोई इफेक्ट नहीं आता। फर्स्ट हमें जब ये जब प्रॉब्लम शुरू होती है तो रिस्ट से ही शुरू होती है, रिस्ट ज्वाइंट से, या फिर फोर आर्म में पेन होना शुरू होता है। और सीवियरिटी होने के साथ साथ ये पेन ट्रैवल करता है शोल्डर तक और पूरे फिंगर्स तक आता है, क्योंकि जो हमारी मीडियन नर्व है इट स्टार्ट फ्रॉम द नेक और वो पूरा हमें सप्लाई करते करते फिंगर्स तक सप्लाई करती है। तो इनिशियली हमें रिस्ट पेन ही शुरू होगा, और रिस्ट पेन शुरू होते होते और ये पेन पूरा हमारे हाथ तक कवर कर लेगा। और इसका एक टेस्ट है कि जैसे हम इस पॉइंट पर प्रेस करेंगे 30 सेकेंड के लिए, तो जो पेन है, नमनेस है, टिंगलिंग है, वो पूरे हाथ में ट्रैवल करती हुई जाएगी। कभी कभी मिसडायग्नोस हम कर सकते हैं नेक पेन से। जब भी आप देखेंगे तो जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है तो उसमें भी नर्व कंप्रेशन होना शुरू होता है, जिसकी वजह से भी हाथ में दर्द आना शुरू हो जाता है। उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको नेक पेन भी साथ साथ होगा, चक्कर आना भी होंगे, और न आपको डिजीनेस भी फील होगी, आंखों के आगे अंधेरा भी होगा, हेडेक भी होगा, और आपकी ये जो मसल्स हैं वो काफी टाइट रहेंगी। जो कि कार्पल टनल सिंड्रोम में ऐसा नहीं होता कि आपकी ये मसल टाइट रहे या आपको कोई भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स है, चक्कर आना, हेडेक आना, ये सब होना शुरू होगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक तो ये टेस्ट करके कर सकते हैं, दूसरा जो टाइटनेस वगैरह है वो कार्पल टनल सिंड्रोम में नहीं होती है। थैंक यू नीलम जी, आज की सेशन के लिए और इतनी ढेर सारी इंफॉर्मेशन के लिए, जिससे हमारे ध्यानी मित्र जरूर लाभ उठाएंगे। और इसके साथ साथ मेडिटेशन तो करना है। फ्रेंड्स मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ, जो भी मैं आपको सैटरडे को टॉपिक लाती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत बड़ी ज्ञानी ध्यानी हूँ, मैं भी आप सब लोग की तरह ही हूँ। मैं कभी अपने मन से टॉपिक नहीं लाती कि आज ये टॉपिक मुझे लेना है और आज ये मुझे कवर करना है। मैं ध्यान में बैठती हूँ, मैं रोज 2.5 से 3 घंटे ध्यान करती हूँ। और सैटरडे टू सैटरडे मुझे कभी ना कभी ये रियलाइज हो जाता है, मैं नहीं बोल सकती वर्ड्स में वो रियलाइज होता है या मुझे कोई बताता है, मैं कैसे बोल दूं मुझे नहीं पता, कि आज इस सैटरडे तुमको ये टॉपिक लेना है, और मैं वो टॉपिक पिक करती हूँ और आपके सामने रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी को इस चीज की जरूरत है, इसलिए वो मेरे ध्यान में आया है। और मैं उसे बस इग्नोर नहीं करती कि ये टॉपिक मैंने, अच्छा ये मेरे ध्यान में आ गया, नहीं मुझे तो अपने मन का करना है। चाहे वो कितना बड़ा टॉपिक हो, चाहे वो कितना भी छोटा टॉपिक हो, मैं वही टॉपिक उस सैटरडे आपको बताती हूँ, शायद किसी को जरूरत होगी इसलिए। और बस मैं अपने मन से कोई टॉपिक नहीं लेकर आती हूँ। थैंक यू, मुझे ये चीज शेयर करनी थी, पहले भी शेयर करनी थी लेकिन आज मुझे लगा कर देना चाहिए। थैंक यू। ब्यूटीफुल नीलम जी, बहुत ही बढ़िया।
और जब हम ध्यान में आते हैं, सेवा में आते हैं ना, तो ऐसे एक्सपीरियंस बहुत ढेर सारे आते हैं। जी और श्वेता जो जी। मास्टर है वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। और ग्रुप कॉन्शियसनेस चलती है ना कहीं इसके लिए डेफिनेटली हमारे ग्रुप के किसी ध्यानी मित्र को जरूर रही होगी, इसलिए आता है। बिल्कुल। थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू और मास्टर्स, थैंक यू सची जी, श्वेता जी। थैंक आत्मवंदन जी। हाँ जी, मुझे ना आर्थराइटिस है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? आप क्या थोड़ा जोर से बोलिए। मुझे ना आर्थराइटिस है। जी। हाँ, तो उसके लिए क्या वो करना चाहिए योगा वगैरह में, जो ऐसा कुछ? जी, नीलम जी हैं, वो आपका रिप्लाई करेंगे। नीलम जी हैं या जी जी है। कीजिए, बात कीजिए। हाँ, बताइए रेखा जी। हाँ जी, मुझे ना आर्थराइटिस है, 2-3 महीने हो गए, मेरी ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी थोड़ा सा इन्फेक्शन ESR बढ़ा हुआ था, तो उसके लिए ऐसा क्या करना चाहिए? कौन सा आपको अर्थराइटिस है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस? ये रोमेटाइटिस है, आरे वाला। अच्छा, आर फैक्टर आपका कितना है? मेरी रेशियो तो आई थी 600, लेकिन वो कह रहे थे सिम्टम जो हैं वो स्टार्टिंग है, कि अभी स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग। और ईएसआर कितना बड़ा हुआ है आपका? ESR मेरा 55 आया था। 55 ईएसआर आया है। पिछली बार अच्छा। 47 था, 2 महीने पहले। अच्छा, ठीक है ठीक मेडिकेशन है। भी मैं रेगुलर कर रही हूँ ये। ओके। और सिम्टम्स जो है, सारे जॉइंट्स में पेन आ रहा है? नहीं, जॉइंट्स में पेन नहीं आ रहा, पहले भी नहीं था, एक आधे में था। हाथ में थोड़ा सा खिंचाव है और बाजुओं में है, पेन नहीं अच्छा। है। पहले तो ना, जो भी आपका मेडिकेशन चल रहा है, जो भी स्टेरॉइड्स वगैरह जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए होंगे आपको, हाँ जी, वो स्टीरोइड दे रखे हैं उन्होंने, वो हाँ हाँ, कोलिगेट। उसे आप कुछ दिन कंटिन्यू कीजिए। ठीक और है। साथ साथ में डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसमें। जितना आप क्लीन डाइट लेंगे, जितनी आप रॉ पर रहेंगे, फ्रूट्स एंड वेजीज पर, उतना आपका इन्फ्लेमेशन डाउन होता चला जाएगा, ईएसआर भी कम होता चला जाएगा। मिल्क और मिल्क कम से खाना चाहिए? जी, क्या पूछ रहे हो? गेहूं कम खाना चाहिए? गेहूं तो, अगर आप सच में ठीक होना चाहते हैं, गेहूं आप अनाज बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप फ्रूट्स पर ज्यादा रहिए। और अगर बहुत ज्यादा मन करता है तो सैलेड वगैरह ले सकते हैं। दूसरा, ठीक। मिल्क और मिल्क से बनी चीजें ना, वैसे आप नॉनवेज नहीं लेते होंगे, ध्यानी है वो हाँ तो, जी। मैं होप करती हूँ। वो जितनी भी दूध और दूध से बनी चीजें, चाहे वो पनीर, घी हो गया, ये सारी चीजें होगी। बोलने को तो हम बोलते हैं कि कैल्शियम है हमारी ग्रीसिंग जॉइंट को कर, लेकिन ये हम्म, जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। तो आप ठीक है। बिल्कुल उसे खत्म कर दीजिए अपनी डाइट से। आप जितना उसमें, और अगर आपको अनाज खाना भी है, बहुत मन करता है, क्योंकि एक साथ नहीं छूटेगा, तो हाँ जी। दोपहर को आप 1 या 2 रोटी ले सकते हैं, वो भी मल्टीग्रेन, ग्लूटेन फ्री जितना रहेंगे। रागी हो गया, मक्की हो गया, ये सारी हो गई, वो ले हाँ, सकते हैं। वही खा रही हूँ, ये रागी जो, जवार, हाँ ये हाँ हाँ। सब। और रात को ठीक तो आप है। बिल्कुल ही अनाज लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारी जो प्राण शक्ति है वो हमारी बॉडी को हील करती है। रात को अगर आप इतनी हैवी खाना खाएंगे तो वो डाइजेस्ट करने में लग जाएगी। तो हमारी जो प्राण शक्ति है वो दो ही काम कर सकती है, या तो बॉडी को हील कर सकती है, या फिर खाने को डाइजेस्ट कर सकती है। तो तो जितना आप हल्का दाल खा, खाना, दाल वगैरह खा सकते हैं, ये दाल, छोले, राजमा? नहीं, आप सिर्फ आप अगर लेना है सैलेड या फ्रूट्स ले सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। आप करके देखिए 10 दिन, 10 दिन, आप 10 दिन में ही आपको आराम पता चलेगा। मिल्क मिल्क से बनी चीजें को आप एक सिप भी नहीं लेंगे। बस शर्त ये होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, कुछ सूक्ष्म व्यायाम व्यायाम है आपको, मैंने बताए हुए हैं, योगा सेशन में भी बताए हुए हैं। जो मैंने कम बताए हैं, 10 से 20 बताए हैं आपको रिपीट करने, लेकिन आपको जब ये वाली प्रॉब्लम है, कम से कम आप इसे 100 से 150 बार आप हर एक ज्वाइंट पे करेंगे। 2 से ढाई घंटे लग सकते हैं, कोई बात नहीं। आप ये सब करिए और थोड़ा थोड़ा टेम्पर करिएगा आप अपनी मेडिसिन को। मेडिसिन बिल्कुल छोड़नी नहीं है। जब ये आप करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि मेडिसिन छोड़ देनी चाहिए। आप ये चीज कीजिए। ये प्रॉब्लम जनरलाइज होती है, सिस्टमेटिक होती है, ऐसा नहीं सिर्फ ज्वाइंट तक ही सीमित रहती है, सारे सिम्टम्स को, सारे सिस्टम को हैक करना स्टार्ट कर देती है। हाँ, पूरी बॉडी में खिंचाव सा रहता है बाजू में। आप ये एक दिन चीज में। कीजिए। आप हम्म। फिर 10 दिन बाद मुझे बताइएगा। ठीक है।
और एक करना आपको ऑनेस्टली है, चीट नहीं करना है। ओके, एक दिन मैंने पार्क में एक्सरसाइज कर ली थी, पीछे इतना खिंचाव हो गया कि हाथ जाम हो नहीं गया। प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करनी आपको, जिम और पार्क ये सब आप सूक्ष्म व्यायाम कीजिए हाँ हर वो एक जॉइंट के लिए।